हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हम 9th की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कर लिए थे। आज ये 4th चैप्टर है, क्लाइमेट। क्या नाम है? क्लाइमेट। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? पहले तो देखो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 मेजर फैक्टर्स हैं। तो हमने पढ़ा इससे पहले लैंडफॉर्म्स पढ़ी, ड्रेनेज पढ़ा। अब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन पढ़ेंगे। किसी भी एरिया का अगर एनवायरनमेंट जानना है तो वहाँ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो हमने ये 2 टॉपिक इससे पहले कवर कर रखे हैं। अब हम करेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो क्या है कि last 2 chapters we have read landforms and the drainage of our country. These are 2 of the 3 basic element one learn about the natural environment of any area. In this chapter you will learn about the third, that is atmospheric conditions. तो क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो पहले तो पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट refers to sum of total weather conditions and variation over a large area for a long period of time, more than 30 years. तो क्लाइमेट क्या होता है? दिस इज अ एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस और मेनली मोर देन 30 years का एवरेज होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर क्या है? वेदर आपका क्या है? वेदर क्या है? जो डे टू डे सीजन में चेंज आता है उसे हम वेदर कहते हैं। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो वेदर वेदर हो गया। ठीक। द एलिमेंट वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। जो एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के वो सेम है। तो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम हैं और वो एलिमेंट्स आपके ये हैं। फिर you may have observed that weather condition fluctuate very often within a day, but there is some common pattern over few week or month. That is, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into the season. On the basis of generalized monthly atmospheric condition, हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को समझने के लिए, जर्नलाइज करने के लिए ईयर को 3 सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें किसमें? विंटर, समर और रेनी सीजन। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था इतना पढ़ना कि 3 फैक्टर्स होते हैं कहीं का भी नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज और तीसरा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना है कि क्लाइमेट और वेदर क्या है। तो वेदर इज एवरेज, एवरेज ऑफ क्या है? एवरेज ऑफ कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वेदर क्या है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो वेदर हो गया। इनके जो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अब इसके बेसिस पे ही जो है ईयर को 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो किस में किया गया है? विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स में। अब ये वर्ड मॉनसून जो है, द वर्ड मॉनसून is derived from Arabic word मौसम which mean season। तो मॉनसून जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ही सीजन होता है। मॉनसून refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year। तो मॉनसून क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। ठीक है। तो क्लाइमेट, अब हम क्या क्या पढ़ना है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। मेनली हमको पढ़ना है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप है। ठीक है। फिर इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। जो
ये कहाँ मानसून जो सीजन है वो कहाँ पे पाया जाता है मेनली, तो साउथ और साउथ ईस्ट रीजन में. Despite overall unity in the general pattern, there are precipitable regional variation in climatic condition within the country. Let us import two elements, temperature and precipitation. In summer, mercury occasionally touches 50 degrees centigrade, some part of Rajasthan desert, whereas 20 degrees centigrade in Pahalgam in Jammu Kashmir. On the winter night, temperature in Dras in Jammu Kashmir may be low as minus 45 degree. Trivandrum on the other hand is 22 degree. तो हमें जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पढ़ने के लिए पहले दो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है उन्हें पढ़ना पड़ेगा. कौन कौन से दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं? वो एक है टेम्परेचर, पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन, ठीक है. तो ये दो एलिमेंट्स हैं. अगर कहीं की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पढ़नी है तो पहले इन दो एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को. यहाँ पे दिखाया कि समर में कि कैसे वेरिएशंस हैं टेम्परेचर में आपके, कि समर में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है राजस्थान में और 20 डिग्री वहीं होता है पहलगाम जम्मू कश्मीर में. वहीं ठंडी में द्रास रीजन जम्मू कश्मीर का जो है वहाँ -45 तक टेम्परेचर जाता है और त्रिवंतपुरम में माइल्ड कंडीशन होती है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट, तो हमें अब क्या पढ़ना है कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. तो क्या है? 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. किसी भी प्लेस में क्लाइमेट को जो कंट्रोल करते हैं वो 6 फैक्टर्स होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो लैटिट्यूड होता है, दूसरा एल्टीट्यूड होता है. पहला लैटिट्यूड हो गया, दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, तीसरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है. तीसरा कौन सा हो गया? प्रेशर एंड विंड सिस्टम. चौथा डिस्टेंस फ्रॉम सी. चौथा कौन सा हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम सी. कॉन्टिनेंटैलिटी भी जिसे कहते हैं. मतलब क्या होता है इसका कि एक्सट्रीम कंडीशंस दिखने में मिलती है कि ठंडी में बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म, तो उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी. फिर क्या है? ओशन करंट और रिलीफ फीचर. तो 6 कौन कौन से फीचर्स हो गए? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट और 6th वन रिलीफ फीचर. तो अब ये कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं. तो लैटिट्यूड जो है वो कैसे इफेक्ट करता है कहीं के क्लाइमेट को. तो लैटिट्यूड क्या करता है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो कर्वेचर है वो हर जगह सेम नहीं है, तो सन जो है वो इक्वली इंसुलेशन नहीं पहुंच सकती है. तो लैटिट्यूड क्या डिसाइड करता है कि जो भी लैटिट्यूड सन के ज्यादा पास होगा उसे ज्यादा हीट मिलेगी और जो दूर होगा उसे कम हीट मिलेगी. तो लैटिट्यूड इस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करता है. तो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एंड रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. एज अ रिजल्ट एयर, अब क्या होता है कि अगर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. किसमें? लैटिट्यूड्स में. अगर लैटिट्यूड फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं हम, तो हम अगर इक्वेटर से पोलवर्ड पोल की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. अब नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के साथ भी यही है कि अगर आप ग्राउंड सरफेस से हाइट की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा. तो ये दो फैक्टर्स हो गए, लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया. और इन कंडीशंस में लैटिट्यूड में क्या हो रहा है, कैसी कंडीशंस हो रही हैं, और एल्टीट्यूड में क्या हो रहा है, ये चीज देखिए. फिर क्या है? द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम. अब प्रेशर और विंड सिस्टम, तो प्रेशर और विंड सिस्टम जो है ये डिपेंड कर रहे हैं पहले दो फैक्टर्स पे. किस पे? एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड. किसी भी प्लेस के एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पे जो तीसरा फैक्टर है कौन? प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वो डिपेंड करता है. दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न. और रेनफॉल, टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को भी लैटिट्यूड एल्टीट्यूड जो है इन्फ्लुएंस करते हैं. द सी एग्जैक्ट मोड. अब सुनिए, अब क्या है नेक्स्ट? डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो जो भी
मतलब एरिया हैं कोस्ट के पास होंगे तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेटिंग होगा, तो मॉडरेटिंग मतलब क्लाइमेट होगा वहाँ का। और जैसे-जैसे दूर जाते जाएँगे कोस्ट से या ओशन से जैसे-जैसे दूर जाते जाएँगे, तो वैसे-वैसे जो है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ जाएँगी, मतलब क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ जाएँगी। तो इसी कंडीशन को कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, मतलब कि कोस्ट से कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करना, मतलब कोस्ट से डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस होना, तो वो होगा कॉन्टिनेंटैलिटी। और कॉन्टिनेंटैलिटी क्या है? वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। अब 3 फैक्टर्स हो गए, अब ओशन करंट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो ओशन करंट कैसे, अगर कोस्ट से वार्म ओशन करंट जा रहा है या फिर कोस्ट से कोल्ड ओशन करंट जा रहा है, तो वहाँ की कंडीशंस उन्हीं करंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। जैसे कि the ocean current along with the onshore winds affect the climate of the coastal areas। तो मेनली जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक? जैसे कि आपका जो कोल्ड करंट है, वेनेजुएला हो गया या फिर आपका फॉकलैंड हो गया, लेब्राडोर हो गया, ये जो करंट है ये कोल्ड करंट्स है। तो ये जहाँ से जा रहे होते हैं मोस्टली वहाँ आपको डेजर्ट देखने को मिलती है, बिकॉज़ दे कैरी देयर मॉइस्चर। तो वहाँ से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, दैट्स व्हाई वहाँ पे जो है आपको डेज़र्ट देखने को मिलती है। तो ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को वहाँ के। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन द ऑन शोर। फिर ये हो गया आपके सारे 5 फीचर्स हो गए। अब ये छठा क्या है? रिलीफ। रिलीफ फीचर्स कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो टू प्ले मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर। तो हाई माउंटेन्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर कोल्ड और हॉट दोनों विंड्स के लिए। जैसे हमारा हिमालयज हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं कि जो विंड्स हैं, मान लीजिए बहुत कोल्ड विंड्स हैं तो वो आने से मतलब जो अंदर ना आ पाए, तो इसलिए हमें बहुत अधिक मॉडरेटिंग एटमॉस्फेयर वहाँ का रहता है। तो दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अगर इनकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी होता है, जैसे बहुत हाई माउंटेन्स हैं और रेन बियरिंग विंड्स क्रॉस कर रही हैं, तो वो उनसे टकरा कर वहीं पर रेनफॉल कर देंगी। तो ये हो गया, तो प्रेसिपिटेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड, द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। तो यहाँ पे ये एक वोकैब है, एक वर्ड है, मतलब तो क्या है, मतलब लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड कौन सी होती है? जो एक ये हो गई तुम्हारी, ये वाली साइड हो गई रेनफेड एरिया, रेनफेड हो गई, और ये लीवर्ड हो गई, लीवर्ड। लीवर्ड वो साइड हो गई जैसे कि यहाँ से विंड आ रही है, ये विंड आई और इससे टकरा गई और यहीं पे रेनफॉल हो गई, तो ये रेनफेड हो गया। और ये आपका जो दूसरी साइड जहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई, तो वो रिलेटिवली जो होगा ड्राई एरिया होगा, ड्राई होगा। तो रिलेटिवली ड्राई होगा, तो उस साइड को क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूड। अब ये स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ये इन जनरल हमने पढ़ा कि ये जो 6 फैक्टर्स होते हैं कहीं के भी क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अब हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं अब हम इंडिया के बारे में। तो लैटिट्यूड्स क्या हैं? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री थ्रू रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड मिजोरम इन द ईस्ट। तो क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के अप्रॉक्स हाफ में डिवाइड करती है और मिडल से फ्लो कर रही है। तो कहाँ से कहाँ जा रही है? रन ऑफ कच्छ वेस्ट में और मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग इन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हाफ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो है साउथ साइड में लाई करती है।
ऑल द रिमेनिंग नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स लाइज इन सब ट्रॉपिक एरिया। तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिक एरिया। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्योंकि क्योंकि जो इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो क्या इसमें हमने क्या चीज़, हाँ, जो है इन वो हमारा ऐसे करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पास हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर पास हो रही है, ठीक, ऑलमोस्ट हाफ से पास हो रही है। तो ये वाला नॉर्थ वाला एरिया हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला एरिया हो गया। तो जो ट्रॉपिक के नॉर्थ में है, तो वहां तो आपको ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा, सॉरी, जो आपके नॉर्थ में है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, कैसा क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल ना, सब ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। और जो साउथ में है वहां कैसा देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ठीक। तो जो तो इंडिया की क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई पूछे तो क्या है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, दोनों ही हम उसमें लाइक करते हैं। फिर क्या है, एल्टीट्यूड। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स। तो इंडिया के जो नॉर्थ में है वो है, ठीक है, क्या, ठीक, ठीक, क्या है, इंडिया के नॉर्थ में जो है हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक, ठीक, माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 6000 मीटर्स है। तो और एंड ऑल्सो हैज वास्ट कोस्टल एरिया, इंडिया के पास एक वास्ट कोस्टल एरिया भी है, वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज 30 मीटर। The Himalaya prevent cold wind from Central Asia from entering the subcontinent. इंडिया हिमालयस जो है वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया से आने में। और फिर इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन दैट lies in subcontinent experience comparatively milder winter as compared to central asia। इसी वजह से जो है सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा वो माइल्डर विंटर्स होती हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। मतलब सेंट्रल एशिया के हार्श विंटर्स होते हैं। तो जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में है, इसी वजह से हिमालयाज जो है एज अ बैरियर एक्ट करता है कि कोल्ड विंड्स जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर ना कर सके, ठीक। फिर एल्टीट्यूड क्या रोल प्ले कर रहा है वो पता कर लिया। अब क्या है, प्रेशर्स एंड winds, the climate and associated weather condition in India is governed by atmospheric conditions। तो climate and associated weather condition in India, climate और associated weather condition जो है इंडिया में governed by following factors, कौन कौन से हैं, pressure and surface wind, upper air circulation, western cyclonic disturbance and tropical cyclone। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये जो है इंडिया के क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। इंडिया कौन से रीजन में लाइट कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, मतलब ट्रेड विंड्स, ठीक है। इंडिया कौन से रीजन में लाई कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के। तो दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द, तो
एक चीज पढ़ा, क्या क्या लिखा था कि जो इंडिया का रीजन है, इंडिया लाइज इन द रीजन, कौन से रीजन में लाई कर रहा है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के, और दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। बेल्ट, ठीक, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाँ, जो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्लीज चल रही हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली चल रही है मतलब ट्रेड विंड्स चल रही हैं, ठीक, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। तो हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, उसके ऊपर आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो वहां से ओरिजिनेट हो रही है कौन? नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली। तो ये विंड्स जो हैं वो ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्लीज। तो जहां से विंड ओरिजिनेट होती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। तो इंडिया है ही पहली बात तो नदर्न हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थ हो गया। उसके बाद ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो ईस्टर्ली हो गई। तो ये ही आपकी ट्रेड विंड है। क्या, कौन सी विंड है? ट्रेड विंड है। बहुत स्पेसिफिक नाम दिया तो नॉर्थ ईस्टर्ली बोलो, अदरवाइज ट्रेड विंड इफेक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट को, ठीक। और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। और उसके नीचे यहाँ पे कौन सी प्रेशर बेल्ट है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। तो समझ लिया, इतना हमने समझा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। दे ब्लो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। तो ये साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं, और ये जो है जैसे मैंने सीधे सीधे मान लो ये विंड ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये इधर क्यों हो गई? जो इनका है ये कुछ कुछ शेप ऐसी हो जाती है ना, तो ये क्यों है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो डिफ्लेक्शन आया है। तो डिफ्लेक्शन क्यों आया है? डिफ्लेक्शन क्यों आया है? Deflection is due to Coriolis force. और Coriolis force इक्वेटर पे कितना होता है? इक्वेटर पे Coriolis force 0 होता है, ठीक। फिर move towards इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये मूव कहाँ कर रही है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। फिर जनरली दीज विंड्स कैरी द लिटिल moisture and originate and blow over land, therefore they bring little or no rain, ठीक। जो ये रेन्स हैं ये बहुत लो मॉइस्चर कैरी करती हैं, जैसे कॉन्टिनेंट से आ रही हैं तो वहां पे मॉइस्चर कैरी करने का ऐसा कोई सोर्स है नहीं, जो भी है इनके पास बहुत थोड़ा मॉइस्चर कंटेन करती है। मान लीजिए इनके रास्ते में आते हुए कोई सी पड़ा या फिर कोई लेक पड़ी, वहां से ही मॉइस्चर कैरी कर सकती हैं। तो और ऐसा कॉन्टिनेंट से तो है नहीं कि आपके ओशन से ट्रेवल कर रही हूँ तो वहां से मॉइस्चर कैरी कर लें, तो इस वजह से इनके पास जो होता है मॉइस्चर बहुत कम होता है। और जो लैंड ही लैंड ब्लो कर रही हैं तो, और इसलिए दे ब्रिंग वेरी लिटिल और नो रेन। Hence India should have been an arid land, but it is not so. Let's see why. तो ऐसे में तो इंडिया को एक एरिड लैंड होना चाहिए, बिकॉज जो ट्रेड विंड्स ही फ्लो हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया। तो एरिड क्यों नहीं है? एरिड होना चाहिए था, एरिड क्यों नहीं है? तो अब आगे लिखा हुआ है क्यों नहीं है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स क्या है? एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। एक अपेरेंट फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट हो रहा है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड्स द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो ये कोरियोलिस विंड्स हैं आपकी, ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ रहती हैं? राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो राइट साइड जो होती हैं, ये राइट
को ट्रेवल करती हैं नदर्न हेमिस्फेयर में तो डिफ्लेक्ट कर देती हैं विंड्स को राइट में, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में, सदर्न में लेफ्ट में, ठीक। डिफ्लेक्शन इन्हीं की वजह से आ रहा है, तो ये याद रखना है कि नदर्न हेमिस्फेयर में नदर्न हेमिस्फेयर में नदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ पे मुड़ रही है, राइट इन राइट, और सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ठीक। और इसे ही फेरल लॉ कहा जाता है, जो डिफ्लेक्शंस हैं विंड में, और दिस इज नोन एज फेरल्स लॉ। जो दोनों हेमिस्फेयर में विंड्स का मूवमेंट हो रहा है, नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फेरल्स लॉ। क्या कहते हैं, फेरल्स लॉ, फेरल्स लॉ, ठीक। ये हो गया कि जो इंडिया में विंड है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट हो रही है, जा कहाँ रही है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, और विंड क्या है, नॉर्थ ईस्टर्ली विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड। डिफ्लेक्शन है विंड्स में, क्यों है, तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से है। नदर्न है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स एक अपेरेंट फोर्स है, क्यों जनरेट हो रहा है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट हो रहा है। उसकी वजह से होता क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में विंड लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, और इसी को फेरल लॉ कहा जाता है। The pressure and the wind condition over India is unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalaya. Cold wind blow from this region to the low pressure area. तो हमने 7th की ही एनसीईआरटी में बात की थी कि विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोल्ड विंड ब्लो फ्रॉम रीजन टू द लो प्रेशर। तो विंड जो आपकी होती हैं, wind blows from high pressure belt to low pressure belt। तो विंड कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही है आपकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन समर, अभी ये विंटर में देखा, इंडिया के जो प्रेशर और विंड की कंडीशन है वो अपने में ही यूनिक कंडीशन है। विंटर में हाई प्रेशर नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, हिमालयस के पास, और कोल्ड विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। फिर इन समर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ होता है ओवर इंटीरियर एरिया एज वेल एज ओवर द नदर्न वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड इन द समर। तो अभी जो विंटर्स में जो विंड आपकी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में फ्लो कर रही थी, अब वही विंड समर में आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब यही रिवर्सल ऑफ विंड क्या कहलाता है, यही रिवर्सल ऑफ विंड आपका क्या कहलाता है, मॉनसून, ठीक है। यही रिवर्सल आपका मॉनसून कहलाता है, ठीक। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन। एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया से ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स द राइट towards low pressure area over the Indian continent. These are known as southwest monsoon in monsoon winds. इन्हें ही साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, यहाँ से इस लाइन में लिखा हुआ है आपके कि जो एयर मूव कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर द southern Indian Ocean in the southeasterly direction, crosses the equator and turns the, कैसे समझाया जाए आपको, समझाते हैं ना कि कैसे विंड मूव कर रही है, ये है आपका अर्थ, ठीक।
ये है इक्वेटर, यहाँ से विंड मूव करिए और यहाँ कहीं है हमारा इंडिया, ठीक है। ये ऐसे कहीं कुछ है इंडिया, ठीक है। अब ये इंडिया है, ये नहीं, मतलब और विंड्स यहाँ से मूव कर रही हैं, ये विंड्स हैं, ये विंड मूव करी, इक्वेटर को क्रॉस किया इन्होंने, क्रॉस किया इक्वेटर को, और ये मुड़ गई ऐसे, और ये साउथ वेस्ट आपकी साउथ से आ रही थी, ठीक है, साउथ से हुई। अब ये साउथ, इसको साउथ वेस्ट क्यों कहा गया? अब ये वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, इसका ओरिजिन वेस्ट से हो रहा है तो ये साउथ वेस्ट होगी। अब ये इंडिया में ऐसे मतलब इंडिया में क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। तो ये हो गया आपका, ये विंड्स मूव की ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स, यहाँ से ये हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से विंड कहाँ चली, लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर पे चली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन के कारण ये यहाँ चली गई, तो इस विंड का नाम क्या दे दिया गया, साउथ वेस्टर्ली, और इसी से पड़ा साउथ वेस्ट मानसून। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती है, क्रॉसेस द इक्वेटर, टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर है तो उधर को मूव कर जाती। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर कैसे है कि समर है, उस टाइम पे समर है तो इंडिया लो प्रेशर पे है, और ये हाई प्रेशर विंड्स है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगी, जहां पे देखेगी लो प्रेशर है तो उधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो मूव करी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, और फिर एंटर कर गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। दीज विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशियन एंड गेदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल। अब ये विंड जो हैं कैसे रेनफॉल करा रही हैं, तो ये जो विंड्स हैं वो ट्रेवल करके आ रही हैं अक्रॉस ओशियन। तो ओशियन से इन्होंने क्या किया, जो होता है मॉइस्चर कैरी करती हैं, और फिर वो मॉइस्चर जब इंडिया में एंटर करती हैं तो वो स्प्रेड करते हुए पूरे निकल जाती हैं, ठीक। अब सीजन्स पढ़ेंगे। अब हमने हमने देखा 3 सीजन में हमने ईयर को डिवाइड किया था। Monsoon time of climate is characterized by distinct seasonal pattern. The weather condition greatly change over one season to other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal area do not experience much variation in the temperature, though there is a variation in the rainfall. जो ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है वो हमें इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलता है। कोस्टल एरियाज में हमको ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता है। कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत मॉडरेट होता है, इस वजह से वहाँ पे हमको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, ऑल्दो रेनफॉल में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस? 4 मेन सीजन आइडेंटिफाइड इन इंडिया, द कोल्ड, द वेदर, द हॉट। अब देखिए ये है इंडिया में एंटर करा, इंडिया में एंटर मॉनसून ने कब एंटर किया, लमसम 1 जून के 1 जून को मॉनसून ने इंडिया में एंटर किया। फिर 5 जून को वो ऐसे मतलब बढ़ता बढ़ता ऊपर पड़ा, 5 जून को यहाँ पे पहुंचा, 10 जून लगभग महाराष्ट्र के एरिया में पहुंचा, उसके बाद 15 जून, ये जो 1 जून ये पहुंचा था वो यहाँ भी आया, फिर 5 जून वाला यहाँ से यहाँ गया, ये आपका 10 जून इसने कवर किया। यूपी साइड वाले जो एरिया है, यूपी साइड का जो एरिया है उसमें 15 जून तक वहाँ यूपी में पहुंचा, फिर उसके बाद ऐसे निकल के 1 जुलाई जो है आपका गुजरात राजस्थान वाले एरिया में गया, 15 जुलाई जो है कवर कर लिया इसने पूरे इंडिया को। अब हॉट सीजन क्या है, हॉट वेदर सीजन क्या है, ठीक। फिर क्या पढ़ना है, एडवांसिंग ऑफ मॉनसून, द रेनी सीजन। तो हॉट क्या है, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। जब गर्मी आती है तो जो अर्थ सन का मूवमेंट होता है, अभी वो साउथ में होता है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, साउथ में है तभी नॉर्थ साइड पे ठंडा ठंडा था, ठंडी मतलब कोल्ड वेदर था। उसके बाद अब ये धीरे धीरे जो है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करता है, जब हमारे यहाँ पे समर या हॉट वेदर सीजन होता है। The apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift
टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। अब इसी से जो ग्लोबल हीट बेल्ट होती है वो टुवर्ड्स कहाँ शिफ्ट होती है, नॉर्थवर्ड्स, ठीक। उसके बाद क्या है, एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। तो मार्च से मई जो सीजन है वो हॉट वेदर सीजन होता है इंडिया में। इन्फ्लुएंस द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन इन मार्च टू। तो ये देखने को कैसे मिलता है, तो जो ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज आता है उससे हम इसको वो करते हैं कि अब शिफ्ट जो टेम्परेचर हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। तो the influence of shifting of heat belt can clearly from temperature recording, temperature recording से पता करते हैं। In March the highest temperature is 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. In April temperature in Gujarat, Madhya Pradesh is 42 Celsius. In May temperature of 45 degrees Celsius कॉमन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इन पेनिनसुलर इंडिया तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आपके नॉर्थ साइड के स्टेट्स हैं वहाँ आपको ज़्यादा गर्मी देखने मिलेगी इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया पे जो है आपके कौन से और भी फैक्टर्स वर्क करते हैं कि कोस्टल एरिया ज़्यादा है, तो वो जो मतलब सी से इनकी डिस्टेंस है कोस्ट की वो कम है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। ये हमने आगे एलिमेंट्स में अभी पढ़ा हुआ है। तो इन पेनिनसुलर टेम्परेचर लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियन, ओशियन के मॉडरेट इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट रहता है। इन समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। टेम्परेचर जो होता है हाई होता है और प्रेशर जो होता है वो फॉल कर रहा होता है इन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंड। मई लास्ट में मतलब एंड ऑफ मई में लो प्रेशर एकदम इलोंगेटेड लो प्रेशर मतलब बहुत बड़े एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो चुका होता है इन द एक्सटेंडिंग फ्रॉम थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट पटना एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट अराउंड दिस ट्रफ। तो सर्कुलेशन जब लो प्रेशर जनरेट हो चुका है कहीं पे एक ब्रॉडर एरिया पूरे वास्ट एरिया में मतलब वास्ट एरिया में जो है आपके वो वास्ट एरिया में वास्ट एरिया में आपके क्या हो रखा है कि लो प्रेशर जनरेट हो रखा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहां से एयर उठी होगी, अब एयर गर्म हुई होगी तो एयर लाइट हुई होगी, लाइट हुई होगी तो ऊपर उठी होगी, तो अब जो वहां सर्कुलेशन पैटर्न है वो बहुत तेज हुआ होगा जैसे, और जो बाकी एयर्स हो रही होंगी वो उसको फिल करने के लिए हर एरिया से आ रही होंगी, तो एयर सर्कुलेशन जो है सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है बिगिन हो जाएगा ट्रफ को अराउंड दिस ट्रफ, ठीक। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन, स्ट्राइकिंग फीचर क्या है हॉट वेदर सीजन का, लू। तो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू, ठीक। These are strong, gusty, hot, dry wind blowing during the day over the north and northwestern India. Strong, gusty, अब क्या है जो स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो क्या है, लू। लू एक क्या है रीजनल विंड है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग, गस्टी, डस्ट, हॉट, ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहती है। समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल द लेट इवनिंग। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड मे प्रूव टू बी फेटल। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ। तो क्या क्या चीज कॉमन है, जैसे ये लू बताया कि एक टाइप की रीजनल विंड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डस्ट स्टॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द स्टॉर्म बीइंग टेम्परेरी रिलीफ एज अ लोअर टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग टू लाइट रेन and cool breeze. This is also the season for the localized thunderstorm associated with the violent wind. Torrential downpour often accompanied by hails in the western Bengal. These storm are known as काल बैसाखी। तो हॉट वेदर सीजन में ही आपकी जो है लू जो विंड है वो वहां से मतलब फ्लो होती है। उसके बाद क्या होता है डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं और इन्हीं से एसोसिएटेड कुछ और जो स्टॉर्म
आते हैं और दीज ऑल्सो सीजन्स आर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म। तो लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म मतलब अपनी अपनी लोकेशन में थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड, टोरेंशियल डाउनपोर। और वेस्ट बंगाल में इसी स्टॉर्म को क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो वेस्ट बंगाल में जो ये स्टॉर्म्स ऊपर हमने पढ़े वो उन्हें क्या कहा जाता है? काल बैसाखी की लोकलाइज्ड होते हैं, तो अपने अपने एरिया में इन्हें नाम दे दिया जाता है। Towards the close of the summer season, pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnataka. तो समर सीजन जैसे जैसे जा रहा होता है तो प्री मॉनसून शावर्स देखने को मिलती हैं हमें कहाँ कहाँ? केरला और कर्नाटक में। दे हेल्प अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो मैंगो शावर यही बताया गया ना कि जो लोकलाइज्ड चीजें हैं उनको अपना अपना नाम दिया गया। जैसे अब यही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून सावर हो रहा है कर्नाटक और केरल में। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा हुआ है कि प्री मॉनसून शावर कौन से एरिया में होता है? तो केरल और कर्नाटक में होता है। होता इससे क्या है कि अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज होती है और इसको और ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैंगो शावर भी कहा जाता है। ठीक, अब क्या है? एडवांसिंग मॉनसून। अब हमारे समर खत्म हुआ, जैसे समर खत्म हो रहा था प्री मॉनसून स्टार्ट हो चुका था। अब एडवांस मॉनसून कैसे आ रहा है? तो इसे रेनी सीजन कहते हैं। बाय अर्ली जुलाई, मई खत्म हुआ, मई जून तक जाते जाते प्री मॉनसून आ गया। बाय अर्ली जुलाई द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज। अब जब जून स्टार्टिंग हुई है, मई अर्ली जून के स्टार्टिंग होते होते जो लो प्रेशर कंडीशन होती है नदर्न प्लेन पे, जो इंडिया के नदर्न प्लेन पे लो कंडीशन प्रेशर है वो इंटेंसिफाई हो चुकी होती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो चुका होता है। ठीक, इट अट्रैक्ट, तो लो प्रेशर क्रिएट हो चुका होता है तो अब ये अट्रैक्ट करेगा अपने चारों तरफ की विंड्स को। तो चारों तरफ की जो विंड्स होंगी वो यहाँ को आके इस एरिया को फिल करना चाहेंगी। तो इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स को ये अट्रैक्ट करती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा ना कि साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं, हाई प्रेशर की जो विंड्स थी तो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। Southern these southeast trade wind originate over the warm subtropical area of the southern hemisphere। तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये कहाँ जनरेट हो रही हैं? तो ये जनरेट हो रही है सब ट्रॉपिकल वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न ओशियन। दे क्रॉस इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन entering the Indian peninsula as a southwest monsoon। तो बाय द एंड ऑफ जून, बाय अर्ली जून जो लो प्रेशर होता है नदर्न प्लेन पे वो बहुत इंटेंसिफाई हो चुका होता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर से जो सदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स चल रही होती हैं जो कि हाई प्रेशर पे होती हैं, तो वो विंड्स जो होती हैं वो इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक, क्योंकि विंड की डायरेक्शन क्या होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पाया तो जो अगल बगल की विंड्स होंगी वो उसको फिल करना चाहेंगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो मूव करती हैं इंडियन प्लेन की तरफ मूव करती हैं और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? सब ट्रॉपिकल एरिया से ये जो है ओरिजिनेट हो रही हैं। इक्वेटर को क्रॉस करके ये साउथ वेस्टर्ली टिल्ट हो जाती, मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्शन आ जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से ये एंटर करती हैं इंडियन पेनिनसुला पे और इसे ही कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। एज दीज व्हेन ब्लोन ओवर वार्म ओशियन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। ये अबंडेंट मतलब रेनफॉल के साथ आती हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब इनकी वेलोसिटी जो होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। with the exception of the extreme northwest, the monsoon will cover the country in about month। नॉर्थ वेस्ट एरिया को छोड़कर, नॉर्थ वेस्ट जो राजस्थान वाला एरिया है उसको छोड़कर बाकी पूरे मतलब
इंडिया को ये एक ही मंथ में कवर कर लेती हैं। इन द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया, इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग अ टोटल चेंज इन द वेदर। अर्ली दिस इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हाई रेनफॉल। तो क्या बताया गया, जो वेस्टर्न घाट्स अब ये कोस्टल एरिया से एंटर करेगी, यहीं से एंटर करती हैं ये। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये यहीं साउथ वेस्ट साउथ ईस्टर्लीज होती हैं, साउथ वेस्ट से एंटर करती हैं, ये यहीं से एंटर करती हैं। और यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट्स हैं। अब ये विंडवर्ड साइड पे जो होता है, इस विंडवर्ड साइड पे हैवी रेनफॉल इधर पे देखने आपको मिलती है। तो 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, मोर देन मतलब 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की रेनफॉल यहाँ पे होती है। इन द अर्ली सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। द डेक्कन प्लेटू the Deccan Plateau and the part of Madhya Pradesh also receive some amount of rainfall in spite of lying in rain shadow area। जब डेक्कन प्लेट्यू और जो मध्य प्रदेश है रेन शेडो एरियाज में है, फिर भी यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इस पूरा द मैक्सिमम रेनफॉल इन द सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। Mawsynram in the southern range of the Khasi Hill receive highest rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to west। जो रेनफॉल है गंगा वैली में वो डिक्रीज कहाँ से डिक्रीज होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाती है तो डिक्रीज होती है, क्योंकि जो रिवर जैसे ये है, आप यहाँ मान लो यूपी वाले एरिया पे मानो, तो इधर से एंटर हुई तो ईस्ट में ज्यादा, जाते जाते वेस्ट में जो जाते जाते रेनफॉल जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, Rajasthan and the part of Gujarat get scanty rainfall. Another phenomena associated with the monsoon is breaks इन रेनफॉल। जो दूसरा फिनोमिना इसी मॉनसून के साथ जुड़ा हुआ है वो ब्रेक्स है, रेनफॉल में जो ब्रेक आता है। दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल, इन द अदर वर्ड द मॉनसून रेन takes place only a few days at the time. They are interspread with a rainless interval. These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough। तो ये क्यों जो ब्रेक्स होते हैं वो क्यों होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं। तो ये हो गया क्या, मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ। जो मतलब जहाँ जहाँ लो प्रेशर जनरेट होता होगा उधर उधर विंड्स जाती हैं, वहां वहां रेनफॉल करती हैं। ये जो मानसून ट्रफ्स जनरेट होते हैं इनकी वजह से जो ब्रेक्स आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। फॉर द वेरियस सीजन द ट्रफ एंड इट एक्सिस कीप मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। तो यही देखो कि जो ये ट्रफ्स जनरेट हो रहे हैं वो कभी नॉर्थ पे होते हैं कभी साउथ में होते हैं, उस वजह से रेनफॉल जो है वेरी करती है। विच डिटरमाइन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट। ऑन द अदर हैंड व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालयस देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल इन द प्लेन। तो क्या लिखा हुआ है कि जब determine the spatial distribution of when the axis of monsoon trough lies over the plain। जब ये ट्रफ जो होते प्लेन में होते तो रेनफॉल अच्छी देखने को मिलती है। और जब यही जो क्या है आपका मॉनसून ट्रफ है ये जब शिफ्ट होते हैं हिमालय की तरफ तो लॉन्गर ड्राई स्पेल देखने को प्लेन में मिलता है। वाइड स्प्रेड रेनफॉल अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर। दीज हैवी लॉन्ग ड्राई स्पेल तो हिमालयाज की तरफ है, तो लॉन्ग ड्राई स्पेल आपको प्लेन्स में देखने को मिलेगा। एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल अकर माउंटेनियस रीजन में अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है। डिवास्टेटिंग फ्लड भी हो सकती है उसकी वजह से। डैमेज ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, द फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिव ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू
डिटरमाइन द अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। तो जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं ये भी आपके अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ मॉनसूनल रेन को मतलब वो करते हैं। मॉनसून रेंज होती है, इनकी वजह से भी इनका जो ड्यूरेशन होता है वो इफेक्ट करता है। किसकी वजह से? ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से। दीज डिप्रेशन formed at the head of the Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression follow the axis of monsoon trough of low pressure. The monsoon is known as for its uncertainties. The alternation dry wet spell vary in intensity, frequency and duration. While it causes heavy flood in one part, it may responsible for the drought in other part. जो अब मानसून किसके लिए जाना जाता है? मानसून अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है। कहीं पे मानसून होते हुए भी अल्टरनेट ड्राई वेट स्पेल्स, वेरी इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इट कॉजेज हेवी फ्लड इन एक पार्ट में हेवी फ्लड और दूसरे पार्ट में आपको ड्रॉट देखने को भी मिल सकता है। इट इज ऑफन इरेगुलर अराइवल एंड रिट्रीट, हेंस सम टाइम disturb the farming schedule of the million of the farmer of the country, because we know we are in agrarian country and we are dependent on the monsoon. तो इस वजह से भी जो इरेगुलर अनसर्टेनिटीज है मॉनसून की, उस वजह से भी हमारे फार्मर्स जो हैं सफर करते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा कि समर थी, ठीक। समर के बाद समर फिर प्री मॉनसून सावर शुरू हुए, फिर मॉनसून आ गया। अब मॉनसून रिट्रीट होगा, मॉनसून बाहर भी तो जाएगा, आया है अब इसको बाहर भी तो जाना है, रिट्रीटिंग है पोस्ट मॉनसून। येट द ट्रांजिशन सीजन, जब यहाँ से अब मॉनसून बाहर जा रहा है, द अक्टूबर नवंबर व्हेन द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ। अब जब समर आया था तो सन का मूवमेंट कहाँ किस साइड को हुआ था? नॉर्थ की तरफ। अब जब रिट्रीटिंग हो रही है, अक्टूबर नवंबर का टाइम है, तब सन का जो मूवमेंट है वो किधर साइड को है? साउथ की तरफ। द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन बिकम वीकर। अब इनकी वजह से जो लो प्रेशर जोन है वो वीक पड़ता है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। अब यहीं पे जहां पे लो प्रेशर सिस्टम था, अब उसी सन की मूवमेंट की वजह से अब वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो रहा है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकेंड, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो वीक पड़ रही हैं एंड स्टार्ट विदड्रॉइंग। अब वो ग्रेजुअली निकलना शुरू कर रही हैं इंडिया से। बाय द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर द मानसून विदड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन। अक्टूबर की स्टार्टिंग होते होते जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन से जा चुकी होती हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर form a period of transition from hot rainy season to dry winter condition। जो अक्टूबर नवंबर का मंथ है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, जहां से हॉट रेनी सीजन से अब हम ड्राई विंटर सीजन की तरफ मूव करते हैं। द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। तो जो ये कंडीशन है, जो रिट्रीट ऑफ मॉनसून हो रहा है, तो वो हमें कैसे समझ आएगा? उस टाइम क्लियर स्काईज हो जाते हैं बहुत, और टेम्परेचर जो है आपका बढ़ जाता है, राइज इन टेम्परेचर। While day temperature are high, night are cool and pleasant. The land is still moist. Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. It is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins fall rapidly in the northern India. The low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of the cyclonic depression. तो अब यहाँ पे आपके cyclonic depressions form होते हैं, which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India and cause, जो ये साइक्लोन है ईस्ट कोस्ट को क्रॉस करते हैं, कॉज हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वेरी ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। Thickly populated deltas of Godavari, Krishna, Kaveri frequently struck by cyclone which cause great damage to the life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of the Odisha, West Bengal, Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depressions and cyclone. तो
बल्क ऑफ रेनफॉल देखने मिलती है कोरामंडल कोस्ट में, तो वो किस वजह से, डिप्रेशंस और साइक्लोन की वजह से। ठीक, अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक, ठीक, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपका, ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न, रेनफॉल कितना एनुअली रिसीव करता है, 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। हाउ एवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात। 60 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग गुजरात में देखने को मिलती है। हरियाणा, पंजाब, रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो क्या है, रेनफॉल जो है इक्वली लो है होती है इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू में एंड ईस्ट सह्याद्रीज। ठीक, रेनफॉल इज इक्वली लो इन डेक्कन प्लेट्यू, इंटीरियर में आते आते लो होती है, एंड ईस्ट सह्याद्री। Why do these regions receive low? A third area of low precipitation is around Leh, जम्मू कश्मीर। तो तीसरा एरिया कहाँ है, पहला कहाँ देखा हमने, राजस्थान वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में पहला एरिया ये था। दूसरा कौन सा था, ये इंटीरियर पार्ट शहाद्रीज, ये वाले पार्ट में। और तीसरा कहाँ बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो है आपके लो प्रेसिपिटेशन मिलती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री सी मॉडरेट रेनफॉल, और बाकी कंट्री में मॉडरेट रेनफॉल होती है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन, और स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन में होती है। ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। लीवर्ड साइड मतलब ये रेनफेड साइड थी और वो लीवर्ड साइड है। As such, while area of high rainfall liable affected by floods, area of low rainfall are drought prone. Monsoon as a unifying bond. You have already known the way Himalaya protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. This enables northern India to have uniformly higher temperature compared to the other area of the some latitude. Similarly, the peninsular plateau under the influence of sea from the three side has moderate temperature. Despite such moderating influence, there are great variation in the temperature condition. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite precipitable. The seasonal alternation of the wind system and the associated weather condition provided rhythmic cyclic of season. Even the uncertainties of rainfall and even uneven distribution are very much typical of monsoon. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar, the life of the people, including the festivities, revolve around the phenomena. Year after year, people of the India from north to south and from east to west eagerly wait for the arrival of monsoon. These monsoon wind bind the whole country by providing water to set agricultural activities in the motion. The river valleys carry water, also unite as single river unit. Okay. तो ठीक, तो इसके साथ हमारा 4th चैप्टर खत्म होता है। अब 5th चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।